नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक सिलेबस से रहेगा इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल एजेंसीज में आज हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूटीओ और उससे संबंधित विभिन्न पक्ष। किस प्रकार डब्ल्यूटीओ ने पूरे भारत राष्ट्र की नीति को प्रभावित किया है और यूपीएससी लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप हमारे ऑफलाइन क्लास प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशन का भी आप पार्ट बन सकते हैं। हमारा प्रयास यही है कि कम समय में सटीक इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में विदाउट गाइडेंस के समय काफ़ी वेस्ट हो जाता है, तो उससे बचना चाहिए। देन आज का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल एजेंसीज में डब्ल्यूटीओ, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ से संबंधित वेरियस एस्पेक्ट्स। वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ, यानी प्रमुख उद्देश्य डब्ल्यूटीओ के। डब्ल्यूटीओ की फाउंडेशन। सेकंड, डब्ल्यूटीओ की कार्यप्रणाली, फंक्शनिंग। कार्यप्रणाली के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? कृषि क्षेत्र, सबसे अधिक विवादास्पद बना हुआ है, और दूसरा उद्योग। डब्ल्यूटीओ की स्थापना आप जानते हैं 1995 में हुई, और इसकी स्थापना से संबंधित एक लंबा इतिहास रहा है, तो वो आपको प्रीलिम्स इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पढ़ लेना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ से पहले एक गेट ऑर्गेनाइजेशन था, उसको समाप्त किया गया 1994 में। मराकेश सम्मेलन हुआ मोरक्को, अफ्रीका के देश में। वहाँ पर डब्ल्यूटीओ बनाए जाने का फैसला लिया और 1 जनवरी 1995 से ये स्थापित हुआ है। हमें मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग इसके कुछ एस्पेक्ट को डिस्कस करना है, तो इस तरीके से टॉपिक को समझ सकते हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं? इसकी स्थापना अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद का विषय था, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की स्थापना के लिए अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित देशों ने पहल की थी। भारत जैसे विकासशील देशों को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। तो भारत जैसे देश पहले तो डब्ल्यूटीओ के मामले में सहमत नहीं हुए, और बाद में इनको कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए बहुत व्यापक स्तर पर बातचीत हुई, जिसको उरुग्वे राउंड या उरुग्वे दौर की वार्ता कहते हैं, जहाँ पर गेट के अंतिम महानिदेशक आर्थर डंकल ने इनको समझाया था, जिसे डंकल प्रपोजल के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो स्थापना संबंधी डिस्प्यूट क्या था, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, कभी भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना को लेकर के विकसित और विकासशील देशों के मध्य में क्या विवाद था। आखिर विकासशील देश इस विश्व व्यापार संगठन को लेकर के बहुत ज़्यादा आशान्वित क्यों नहीं थे, उसका समाधान फिर कैसे किया गया। स्थापना संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य बताए गए, और तब भारत जैसे विकासशील देश के लिए एग्री हो जाते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के तहत दुनिया के सभी देशों के लिए व्यापार संबंधी नियमों का सरलीकरण और एक समान व्यापारिक नियम बनाना। व्यापार संबंधी जितने भी विवाद हैं विकसित और विकासशील देशों के मध्य, उनका निष्पक्षता से समाधान करना। विकसित देशों की तरफ से विकासशील देशों की ओर संसाधनों के प्रभाव को बढ़ाना, वहाँ निवेश प्रक्रिया को उन्नत करना, उत्पादन गतिविधियों का विस्तार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, सामाजिक न्याय के लिए अनुकूल दशाएं विकसित करना। तो कई प्रकार के उद्देश्य डब्ल्यूटीओ की स्थापना के बाद व्यक्त किए गए थे, जिनको सुनकर के भारत जैसे विकासशील देश सहमत हुए, लेकिन डर फिर भी बना हुआ था कि ये सब होगा कैसे, मेनली इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो एक तो ये एस्पेक्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, इन उद्देश्यों पर डब्ल्यूटीओ कितना सटीक अभी तक रहा है, यानी डब्ल्यूटीओ के बनाए हुए उद्देश्य क्या वास्तव में 21वीं शताब्दी में विकसित और विकासशील देशों के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं, उनको लागू किया जा रहा है, उनका अनुपालन किया जा रहा है। तो करंट अफेयर्स में आप पढ़ते होंगे कि दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में इनको लेकर के विवाद बना हुआ है। तो विभिन्न देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को संरक्षण देने के लिए डब्ल्यूटीओ के बनाए हुए नियमों के खिलाफ जाते हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए वे प्रशुल्क की दर को, सीमा शुल्क की दर को बहुत हायर कर देते हैं, ऊंचा कर देते हैं, और फिर यह डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन हो जाता है। फिर डब्ल्यूटीओ का इसमें एक्शन क्या होता है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने अपना एक मैंडेट दिया हुआ है। भारत जैसे काफ़ी देश इसके सिग्नेटरी मेंबर हैं, और सिग्नेटरी मेंबर का अर्थ है कि डब्ल्यूटीओ ने जो कुछ कहा है वो आपके लिए मैंडेट है, एक आदेश है, वो आपको मानना होगा। नहीं मानने का तो कोई विकल्प है ही नहीं, और अगर कोई कंट्री नहीं मानता, उल्लंघन करता है, तो डब्ल्यूटीओ उस पर जुर्माना लगाता है, और बाकी सभी देश मिलकर के फिर उसके साथ अपनी व्यापारिक शर्तों में बदलाव करते हैं, और उस देश को फिर उतना कॉपरेशन नहीं मिल पाता, ऐसा देखा गया है। लेकिन ये बात केवल विकासशील देशों के संदर्भ में ठीक है। विकसित देश अगर डब्ल्यूटीओ के बनाए हुए नियमों का, उनके उद्देश्यों का उल्लंघन करते हैं, तो डब्ल्यूटीओ वहाँ कदम उठाने में, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में पीछे रह जाता है, जिसको लेकर के भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो भारत ने हमेशा डब्ल्यूटीओ के इस दोहरेपन का या फिर डबल स्टैंडर्ड्स का विरोध किया है कि विकासशील देशों के मामले में डब्ल्यूटीओ जहां बहुत सख्त है, वहीं विकसित देशों के मामले में डब्ल्यूटीओ उस तरीके से कार्रवाई नहीं करता है। तो एक तो इनिशियल स्टेज पर आपको ये सब समझना होगा कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी 1990 के बाद कि गैट को समाप्त करके डब्ल्यूटीओ बनाया गया, कौन कौन से चैलेंजेज उस समय विश्व की अर्थव्यवस्था के समक्ष बने हुए थे, क्या उन चुनौतियों का समाधान डब्ल्यूटीओ की स्थापना के बाद से कर लिया गया है या किस सीमा तक, और भविष्य में हम चुनौतियों से कैसे लड़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट है इसकी फंक्शनिंग को लेकर के। तो डब्ल्यूटीओ अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं कुछ पार्ट को इसमें डिस्कस करूंगा, बाकी बहुत डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे। फंक्शनिंग, तो डब्ल्यूटीओ ने जब विकासशील देशों को अपना मंतव्य, अपना उद्देश्य विकासशील देशों के समक्ष रखा, तो वहां से इसकी कार्यप्रणाली का पूरा खुलासा होता है। तो मुख्यतः डब्ल्यूटीओ ने कहा कि दुनिया के सभी देशों के बीच में कृषि क्षेत्र में व्यापार को सहज किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के अलावा उद्योग क्षेत्र में, जहां पर नामा क्लॉज को लागू किया गया, नॉन मार्केट एक्सेस, नामा जो क्षेत्र था, तो नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस जिसे कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र, इसके अलावा विश्व बौद्धिक व्यापार संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भी डब्ल्यूटीओ ने अपनी कार्यप्रणाली को व्यक्त किया। वर्तमान में सवाल ये बना हुआ है कि कृषि क्षेत्र में व्यापार को लेकर के भारत की स्थिति क्या है, क्या 1995 से लेकर के वर्तमान समय तक भारत को लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है, इसका एक आंकलन भारत के अर्थशास्त्रियों के द्वारा सभी क्षेत्रों में किया जा रहा, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में किया गया है। तो इसका एक लाइन में उत्तर ये है
कि WTO की स्थापना के बाद से लेकर के वर्तमान समय तक भारत को कृषि क्षेत्र में बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ है। जैसा कि स्थापना के समय भारत को आश्वासन दिया गया था वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो कृषि क्षेत्र को लेकर के सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में कृषि केवल आजीविका का मामला नहीं है, ये हमारे जीवन का मुद्दा भी है, ये केवल बिजनेस का मैटर नहीं है। जबकि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों के लिए कृषि पूरी तरह से प्रोफेशनल इश्यू है, वहाँ पर वो व्यावसायिक मामला है। तो कृषि क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा ये है विकसित विकासशील देशों के मध्य कि भारत के कृषि उत्पाद फल और सब्जियां अमेरिका, जर्मनी, जापान में उस तरीके से नहीं जा पाते, उन मार्केट में ज़्यादा स्टैंड नहीं कर पाते। उसका कारण है इन देशों की कठोर प्रशुल्क नीति, बहुत स्ट्रिक्ट टैरिफ पॉलिसी, और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स, गैर प्रशुल्क नीति। तो गैर प्रशुल्क मुद्दे में क्या आते हैं? सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स या एनवायरमेंटल क्लॉज। अर्थात भारत में कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से फसलों को पैदा किया जाता है उसमें स्वच्छता मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता, पादप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है, या इतनी अधिक पेस्टिसाइड्स का और ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है कृषि उत्पादन प्रणाली में जिससे एनवायरमेंट और इकोलॉजी को लॉस होता है। इसलिए ये देश भारत के कृषि उत्पादों को अपने यहाँ की अर्थव्यवस्थाओं में टिकने नहीं देते, उतना स्पेस इनको नहीं मिल पाता। लेकिन स्थापना के समय तो आश्वासन दिया गया था कि भारत अपने कृषि उत्पादों को इन देशों में बेच करके मोटा लाभ कमा सकता है, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं हो रहा। तो कृषि क्षेत्र में एक मुद्दा है टैरिफ्स का। भारत की वस्तुओं को अमेरिका के बाजार में रोकना है तो अमेरिका की सरकार टैरिफ्स हायर कर देती है, ऊंचे प्रशुल्क लगा देती है, तो हमारे कृषि उत्पाद इन देशों की इकोनॉमी में महंगे हो जाते हैं। दूसरा नॉन टैरिफ्स बैरियर, जिनमें सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी मेजर्स आते हैं, एनवायरमेंटल और इकोलॉजी प्रोविजंस के आधार पर इनको रोका जाता है। और तीसरा जो मुद्दा है वो है सब्सिडी का, यानी भारत सरकार अपने किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है विभिन्न प्रकार की, और अमेरिका की सरकार भी सब्सिडी प्रदान करती है, विकसित देश भी सब्सिडी देते हैं। लेकिन अमेरिका और भारत की सरकारों में विवाद ये है कि भारत को कितनी सब्सिडी अपने किसानों को देनी चाहिए, यानी GDP का एक निश्चित अनुपात सब्सिडी के रूप में देना चाहिए। तो भारत अपनी GDP के अनुपात से कुछ ज़्यादा सब्सिडी किसानों को देता है। तो WTO नियमों के अनुसार अगर भारत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है अपने किसानों को तो इससे भारत के कृषि उत्पाद सस्ते हो जाते हैं, और वो सस्ते उत्पाद फिर विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में ईजिली पहुंच जाते हैं और विकसित देशों के लिए एक चुनौती बन जाती है। इसलिए WTO का एक दबाव भारत पर रहा है कि हमें सब्सिडी को कम करना होगा, यानी सब्सिडी जितनी हम ज़्यादा दे रहे हैं उतनी हमको नहीं देनी है। भारत सरकार इस मामले में इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्सिडी किसानों को दी जाती है उससे किसान प्रेरित होता है कृषि उत्पादन के लिए, और जब कृषि उत्पादन भारत में अच्छा होता है तो हम भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं। तो भारत में जो कृषि क्षेत्र है खाद्य सुरक्षा से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्र से जो उत्पादन होता है मात्रात्मक रूप में और जो गुणवत्तापूर्ण चीज़ हम पैदा करते हैं उससे हमारे यहाँ पर फूड सिक्योरिटी हमें एक इंश्योर करनी होती है। तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के भारत की चिंताएं किस प्रकार की हैं और WTO का इसमें क्या स्टैंड है, भारत ने WTO के समक्ष कौन सी वो लाइन बोली है, अपना स्टैंड किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो कृषि क्षेत्र में 3 ये मुख्य मुद्दे हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। यहीं पर आपको ये भी देखना है कि दोहा दौर, तो 2001 में कतर की राजधानी दोहा में WTO का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि विकसित विकासशील देशों के बीच में जो विवाद है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, प्रशुल्क संबंधी मामला, यानी कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्शन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए अब दूसरे देशों के उत्पादों पर सीमा शुल्क की दर को ऊंचा कर देता है, या फिर पर्यावरणीय मुद्दे के आधार पर, या फिर सैनिटरी क्लॉज के आधार पर, जिनको नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं, इस आधार पर उनको रोकता है। तो दोहा दौर में जो मुद्दे रखे गए थे उन पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है, क्योंकि विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को, जबकि WTO ने यह कहा था कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक समान स्केल पर, समान पैरामीटर्स पर व्यापार किया जाएगा। लेकिन यहाँ विकसित देश घोर स्वार्थी हो गए और वे विकासशील देशों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए विकासशील देशों में कृषि अर्थव्यवस्थाएं उस तरीके से टेक ऑफ नहीं कर पा रही हैं, उतना लाभ इनको नहीं मिल रहा है।
इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में, यानी गैर कृषि क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र की मुख्य समस्या ये थी कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक रहा है और हम ज़्यादातर औद्योगिक उत्पादों के लिए विदेशी व्यापार पर निर्भर करते हैं, यानी आयात हम ज़्यादा करते हैं। तो WTO ने यह कहा था कि विदेशी राष्ट्र और उनकी कंपनियां भारत जैसे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगी, इससे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उद्योगों का विस्तार होगा और भारत उन सभी वस्तुओं को पैदा कर पाएगा, अपने देश में बना पाएगा जिनको उसे बाहर से आयात करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारा आयात कम होगा और हम एक विकसित देश की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उद्योग के मामले में मुख्य समस्या ये है कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र में उतना निवेश विदेशों से नहीं आया। दूसरा, भारत में जो भी औद्योगिक उत्पाद हैं उन औद्योगिक उत्पादों को विदेशों में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक WTO की नीतियां भी इसमें बनी हुई है, यानी विकसित देश भारत के औद्योगिक उत्पादों को इसलिए लेने से मना कर देते हैं। उनका एक तर्क होता है कि भारत ने इन उत्पादों को बनाने में बाल श्रम का प्रयोग किया है, छोटे बच्चों को इन उद्योगों में एम्प्लॉयड किया है और बाल श्रम के खिलाफ ये देश हैं। तो इस आधार पर वो औद्योगिक उत्पादों को रोक देते हैं। तो कई प्रकार की समस्याएं भारत के औद्योगिक क्षेत्र को वर्तमान में फेस करनी पड़ रही हैं। इसी प्रकार बौद्धिक संपदा अधिकार, तो बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर के कई प्रकार के मुद्दे हैं। विकसित देशों के पास तकनीक बहुत शानदार है, उनका रिसर्च R&D रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत बेहतर स्तर का है। तो ये देश विकासशील देशों के इन संसाधनों से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिन प्रोडक्ट्स की वजह से पूरी दुनिया पर ये राज कर सकें और उन पर ये अपना पेटेंट कराते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये लोग रख लेते हैं। तो भारत जैसे देशों को इससे ज़बरदस्त नुकसान होता है, क्योंकि WTO की जब स्थापना हुई थी देखा गया था कि भारत में भी बौद्धिक संपदा अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी कार्य हुआ है भारत की सरकार ने स्वयं किया है। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के द्वारा हमें सभी क्षेत्रों में अपने ज्ञान को इकट्ठा करना है डिजिटल फॉर्म में, फिर उस ज्ञान के आधार पर हमें अपने प्रोडक्ट बनाने और फिर प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में हमको सेल करना, उससे हमें लाभ कमाना है। लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकार के मामले एक मूल समस्या आती है रूल ऑफ ओरिजिन, यानी उसी उत्पाद को आपका अपना उत्पाद माना जाएगा जिसका सोर्स आपके देश में। अगर आपने उसका रॉ मटेरियल कच्चा माल किसी दूसरे देश से मंगाया है और फिर आपने उससे कोई रॉ प्रोडक्ट तैयार किया है, उस पर फिर आपको बौद्धिक संपत्ति या बौद्धिक संपदा अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा, पेटेंट जैसा राइट आपको नहीं दिया जाएगा। तो रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद विकसित और विकासशील देशों के मध्य बना हुआ। तो अपने आप में बड़ा टॉपिक है कि रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर के WTO की गाइडलाइंस किस प्रकार की बनी हुई है। तो WTO के मामले में मैं इतना ही डिस्कस करना चाहूँगा कि टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। तो एक तो आपको ये पढ़ना है कि दोहा दौर के 4 मुद्दे कौन कौन से थे, उन मुद्दों को अभी तक क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है, यानी विकसित राष्ट्र क्यों झुकने को तैयार नहीं है। दूसरा, WTO में कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। मूल समस्या ये है कि WTO कहीं ना कहीं विकसित देशों का पक्ष ले रहा है और विकासशील देश को इससे उतना लाभ नहीं हो पा रहा है। यानी अब WTO के सिग्नेटरी मेंबर बनने के बाद विकासशील देश पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो देन अब उनको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो WTO की कार्यप्रणाली में हमें सुधार करना है, और सुधार किस प्रकार का करना है कि विकासशील देशों को बर्बाद होने से बचाना है। इस देशों की अपनी जो ज़रूरतें हैं वो इनके अपने निजी उत्पादन से, इंडिजीनियस प्रोडक्शन से पूरी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ इनको कमी महसूस होती है अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में, वहाँ वहाँ हमें विकसित देशों से इस मामले में हेल्प लेनी है। तो WTO की कार्यप्रणाली में निसंदेह सुधारों की आवश्यकता है। इसमें विकासशील देशों का पक्ष सुना जाना चाहिए। अमेरिका जैसे देश अपने किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं। सोचिए, अमेरिका को अपने किसानों को सब्सिडी देने की आवश्यकता है, और सब्सिडी ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स के तहत दी जाती है अमेरिका की सरकार के द्वारा। और इन सब्सिडीज़ को आप देखो टोटल में बहुत ज़्यादा है, और इसके माध्यम से अमेरिका के कृषि उत्पाद बहुत सस्ते हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी से वो पैदा करते हैं तो बेटर प्रोडक्ट होता है, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो दैन उसकी कीमत भी कम हो गई, इसलिए वो विकासशील देशों में तेज़ी से स्टैंड कर जाते हैं और भारत जैसे देश के जो मार्केटों पर वो कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सुधार की आवश्यकता है कि WTO क्यों अमेरिका जैसे देशों पर दबाव नहीं बनाता है कि वो अपनी सब्सिडी को घटाएं, जबकि इन देशों में सब्सिडी का कोई मैटर ही नहीं है ना। वहाँ पर फूड सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन है, लेकिन भारत में फूड सिक्योरिटी का मैटर है। भारत की जनसंख्या अमेरिका से 2.5 गुना ज़्यादा है और हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन बहुत धीमी है।
तो WTO ने कहीं ना कहीं अपनी आंखों को बंद कर रखा है, तो इस दिशा में भारत को पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाना चाहिए। ठीक है, तो WTO संबंधी टॉपिक को आप इस डायमेंशंस में तैयार करेंगे तो 5 से 6 एस्पेक्ट अगर आप इसे पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके सॉल्व हो जाएंगे और भविष्य में जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप सॉल्व करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। थैंक यू।